Okay, so good evening and welcome to the first lecture of lines and angles. बिल्कुल बाकी है तो बाकी है तो चल ही रहा नहीं, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन है। फिर उसके बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे, दैट विल बी फिजिक्स का सेकंड चैप्टर पढ़ लिया हम लोगों ने। अच्छा, बायो पहला लिया था 10th में मैंने। बायो फिजिक्स फिर केमिस्ट्री लिया था। नाउ विल बी फिजिक्स सेकंड चैप्टर। ठीक है, फिजिक्स इलेक्ट्रिसिटी लेंगे, उसमें थोड़ा बहुत है, बाकी मैग्नेटिज्म तो बहुत छोटा है, बहुत रिड्यूस हो गया है, मतलब हंसते खेलते खत्म हो जाएगा ये, कुछ न्यूमेरिकल कुछ नहीं है उसमें। फिर भाई लाइट एंड हाँ, लाइट हो गया और आपका इलेक्ट्रिसिटी हो गया, ये दो मेन चैप्टर्स हैं। वालेकुम अस्सलाम। तो लाइंस एंड एंगल्स को आज हम लोग स्टार्ट करेंगे, जो कि हमारा चैप्टर है। और भी चीजें हैं जो रिड्यूस हो गई। अब मैं 9th पढ़ा लूं कि जो है 10th का डिस्कशन? नहीं नहीं, बैठे रहे, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर। तो लाइंस एंड एंगल्स की अगर हम बात करें तो लाइंस एंड एंगल्स, क्योंकि ज्योमेट्री हमने स्टार्ट कर दिया है, इंट्रोडक्शन टू यूक्लिड्स ज्योमेट्री से हम लोग ने ज्योमेट्री स्टार्ट कर दिया, ठीक है। तो अब उसके आगे बढ़ते हैं, टॉकिंग अबाउट लाइंस एंड एंगल्स। ऑब्वियसली वालेकुम अस्सलाम। तो इसमें अगर हम देखें इस चैप्टर में क्या, अगर लाइंस एंड एंगल्स देखें तो वी आर टॉकिंग अबाउट लाइंस और एंगल्स, यस। लेकिन सिर्फ लाइन और एंगल अलग अलग नहीं, क्योंकि जब लाइंस ज्वाइन करती हैं तो उनके बीच में क्या बनता है, एंगल बनता है, ठीक है। तो यहां हम कुछ बेसिक टर्म से स्टार्ट करेंगे जो कि जरूरी है, दैट इज रिक्वायर्ड, दैट इज बेसिक टर्म्स। और फिर इसके बाद वन बाय वन हम प्रोसीड करेंगे। पोर्शन भी रिड्यूस हो चुका है, ठीक है, अच्छा खासा पोर्शन भी रिड्यूस हो चुका है। सो विल सी वन बाय वन। सो फर्स्ट वी विल टॉक अबाउट व्हाट लाइन सेगमेंट। कुछ चीजें ऑलरेडी हम देख चुके हैं, ठीक है। लाइन सेगमेंट, तो जाहिर सी बात है, लाइन सेगमेंट क्या होता है, अ लाइन विथ टू एंड पॉइंट्स। लाइन सेगमेंट किसको कहते हैं, अ लाइन विथ टू एंड पॉइंट्स, इसको हम क्या बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड व्हाट, लाइन सेगमेंट, जिसको हम कहते हैं। कमिंग टू द नेक्स्ट टर्म, जैसे मैंने यहां पे बनाया ऐसे, और यहां पे मैंने डिनोट कर दिया ए बी, तो ये एक लाइन सेगमेंट ए बी है, ठीक है। इसी तरीके से हम आगे बढ़ते हैं, दैट इज रे। तो रे क्या है, वो लाइन है जिसका एक एंड पॉइंट होता है सिर्फ। अ रे इज व्हाट, अ लाइन विथ वन एंड पॉइंट, ठीक है। उसको हम क्या बोलेंगे, दैट इज रे। इसीलिए अगर हमें लाइन सेगमेंट डिनोट करना है तो हम कैसे डिनोट करते हैं, देखो यहां पे लिखेंगे हम ए बी और ऊपर एक लाइन बना देंगे ऐसे। और अगर हमें रे डिनोट करना होगा तो हम यहां पे लिखेंगे रे, दैट इज ए बी, और उसके ऊपर एक एरो बना देंगे ऐसे। दैट इज द इंडिकेशन ऑफ लाइन सेगमेंट एंड यस। कमिंग टू द नेक्स्ट वन, दैट इज कोलिनियर पॉइंट्स। यस, वालेकुम अस्सलाम। कोलिनियर पॉइंट्स की अगर हम बात करेंगे तो कोलिनियर पॉइंट्स क्या होते हैं कि जिसको हम कहते हैं कि तीन या उससे ज्यादा, क्योंकि दो तो पॉइंट्स एक स्ट्रेट लाइन में होंगे ही होंगे, किधर भी आप कर लो, एक पॉइंट इधर बनाओ एक पॉइंट इधर बनाओ, स्ट्रेट लाइन में आएंगे ही आएंगे। कोलिनियर है कि नहीं ये हमें देखना पड़ेगा कि कम से कम 3 पॉइंट से स्टार्टिंग होगी उसकी, ठीक है। तो इफ 3 और मोर पॉइंट्स, इफ 3 और मोर पॉइंट्स lie in a line, ठीक है, 3 और मोर पॉइंट्स lie in a line, ठीक है। तो लाइन में अगर वो आ रहे हैं 3 पॉइंट्स या उससे ज्यादा, तो उन पॉइंट्स को हम क्या बोलेंगे, दैट इज कोलिनियर। जैसे यहां पे एक पॉइंट ए है, ये एक पॉइंट बी है, ये एक पॉइंट सी है, और ये तीनों पॉइंट्स एक लाइन पे लाई कर रहे हैं, तो ये 3 पॉइंट्स क्या होंगे, कोलिनियर पॉइंट्स होंगे। या ऐसे ही 4 पॉइंट्स हो, वो भी कोलिनियर पॉइंट्स होंगे। 5 पॉइंट्स हो जो एक लाइन पे आ रहे हैं, वो भी कोलिनियर पॉइंट्स होंगे।
Coming to the next one, which is known as what? Non-collinear. ठीक है, नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। नॉन कोलिनियर पॉइंट्स जहां पे वो एक लाइन पे लाई नहीं करते। जैसे एग्जांपल पहले देखते हैं इस केस में। जैसे मैंने बोला पॉइंट ए, पॉइंट बी और पॉइंट सी। तो ये पॉइंट देखो, ये तीनों पॉइंट्स एक लाइन में नहीं लाई कर रहे, ठीक है। तो इसलिए ये पॉइंट्स क्या कहलाएंगे? नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। सो इफ 3 or more points do not lie in a line, do not lie in a line, उन तीनों पॉइंट्स या उन 4 पॉइंट्स, उन 5 पॉइंट्स या जितने भी पॉइंट्स हैं जो एक लाइन पे नहीं आ सकते, ठीक है, उनको लाइन पे लाने के लिए काफी मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है। कुछ लोग होते हैं मतलब लाइन से एकदम डेवियर, मतलब उनको लाइन पे लाना पड़ता है, आते ही नहीं है लाइन पे, ना असाइनमेंट होता है कंप्लीट, ना बातें होती है, ना जो है कुछ डाउट्स निकल के आते हैं, उनको लाइन पे लाना पड़ता है, बड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। इधर से ठोक बजा के इसको इधर से शिफ्ट करना पड़ेगा, तो ये नीचे खिसकेगा यूं यूं। क्यों क्यों भैया, हम ऐसा होता है ना, शायद स्कूल में भी होता होगा। अब जैसे इसको यूं ऐसे करना, ठोक बजा के जो है कम से कम ऐसे करेंगे कि कम से कम लाइन पे आए, वरना ऐसे डिस्टॉर्टेड रहते इधर उधर। देखो एक साहब हमारे आ जाए नहीं, उन्होंने गोला मार दिया, ठीक है। तो दोज आर कंसिडर टू बी व्हाट? दी, यस, ठीक है। तो ये तो बात किसकी थी? लाइन सेगमेंट की, रे की, पॉइंट्स की, कोलिनियर पॉइंट्स एंड नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। अब बात और आगे बढ़ाते हैं, जिसके बारे में ये चैप्टर है। चैप्टर बहुत छोटा हो गया एक तरह से कह सकते हैं, ठीक है, हंसते खेलते खत्म हो जाएगा। लेकिन जो चीजें हैं बेसिक है, कॉन्सेप्चुअल है। हाँ, ये बात अलग है कि कॉम्पिटिशन्स और इसमें चीजें हैं। देखो अब वही चीजें, कॉम्पिटिशन्स हैं तो इससे बेस बना के थोड़ा सा आगे बढ़ना पड़ता है, ठीक है, ये तो करना ही पड़ेगा किसी भी कंपटीशन के लिए। लेकिन अब धीरे धीरे मैं तो यही कहता हूँ, कंपटीशन लेना है, कॉम्पीट कराना है, तो जो सिलेबस है उससे कराओ। सिलेबस ही एकदम अलग हो जाता है। इसीलिए अब क्या होता है, नीट में क्या होता है कि एनसीईआरटी से ही ऑप्शंस होते हैं, मतलब जो भी होगा बायो की एनसीईआरटी तो बुक में से ही ऑप्शंस होंगे। पहले क्या होता था, कुछ एकदम अलग अलग, कि पता चला एक ऑप्शन एनसीईआरटी से, बाकी सब अलग, मतलब बच्चों को पता ही नहीं, तो पता ही नहीं होता था कि कहाँ तक पढ़ाना है। एग्जाम्पल कहीं से भी उठ के आ जा रहा है। अब कितना पढ़ाओगे, कितना, मतलब हाउ मच, देयर इज अ लिमिट। तो लिमिट डिफाइन कर दी कि बस एनसीईआरटी पढ़ लो, उसी में से आएगा। अब ये हो गया ना क्लियर कि एनसीईआरटी पढ़ना है, दैट्स इट, उसी में से हो, ठीक है, उसी का स्टेटमेंट होगा, उसी का फ्रेज होगा, उसी का वर्ड होगा। अब ये डिफाइन हो गया, अब एकदम क्लियर है। तो पहले क्लियर ही नहीं रहता था, पहले ज्यादा टफ होता था, ठीक है, हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अब हम बात करेंगे किसकी? एंगल्स की, ठीक है। तो हम ये जानते हैं कि एंगल कब बनता है। देखो जैसे मैंने ये उठाया एक पॉइंट, ये एक पॉइंट लिया, दैट इज पॉइंट ए। अब इस पॉइंट से एक रे मैंने ड्रॉ की, रे ए बी, और एक और रे ड्रॉ की मैंने, रे ए सी। तो आपने ये गौर किया कि जब एक पॉइंट से मैंने दो रेज को उठाया, नॉट लाइन, रेज, दो रेज को उठाया, तो उसने क्या बनाया? एंगल। तो हम ये कह सकते हैं, हम ये कह सकते हैं कि एन एंगल इज फॉर्म्ड, an angle is formed when two rays originate from the same endpoint. When two rays originate from the same endpoint. सेम एंड पॉइंट से दो रेज ओरिजिनेट की, तो उसने क्या बनाया? एंगल बनाया, ठीक है। अब वो रेज जो एंगल बना रही हैं उनको हम बोलते हैं आर्म। क्या बोलते हैं? हाँ, मैंगो नहीं, आर्म। आते ना लंगड़ा, लूला, ठीक है, चौसा, देयर डिफरेंट डिफरेंट वैरायटीज ऑफ मैंगोज, तो इट्स आर्म।
ओके और वो जो एंड पॉइंट है इसको हम क्या बोलते हैं, वर्टेक्स, दैट इज कॉल्ड व्हाट, वर्टेक्स। तो एक एंगल का क्या होगा, दो आर्म्स होंगे और एक वर्टेक्स होगा, ठीक है, ये हमें याद रखना है, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो एंगल के लाइन से लाइन पास होती कौन सी चीज, एंगल के बीच से, बिल्कुल होता है, वो डिपेंड करेगा वो है क्या, मतलब बाइसेक्टर्स होंगे, बहुत सारी चीज होंगे, एंगल बाइसेक्टर्स होंगे, ठीक है। चलिए तो एंगल मतलब क्या हो गया कि एंगल इज व्हाट इट इज फॉर्म्ड व्हेन टू रेज ओरिजिनेट फ्रॉम द सेम एंड पॉइंट। तो हम ये कह सकते हैं कि एंगल इज कंपोज्ड ऑफ टू आर्म्स एंड वन एंड पॉइंट, ओके, दैट इज वर्टेक्स। अब आते हैं टाइप्स ऑफ एंगल्स पे। तो दैट इज, सबसे पहले हम बात करेंगे एक्यूट एंगल की, दैट इज एक्यूट एंगल, ठीक है। तो एक्यूट एंगल वो होंगे जो कि 0 से बड़े और 90 से छोटे, मींस जो जिनका एंगल 0 से क्या होगा, बड़ा होगा और 90 डिग्री से क्या होगा, छोटा होगा। तो ऐसा एंगल दैट इज एक्स विल बी कंसिडर्ड एज व्हाट, द एक्यूट एंगल। So the acute angle is the angle which is more than 0 and less than 90. 0 पे होगा तब तो एंगल ही नहीं है, ठीक है। Coming to the next one, right angle. The angle whose measure is exactly 90 डिग्री, यानी जिसका मेजर क्या है, 90 डिग्री है, एग्जैक्टली 90 डिग्री है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट वन, दैट इज स्ट्रेट एंगल और ऑब्ट्यूज। पहले ऑब्ट्यूज ले लेते हैं। तो ऑब्ट्यूज एंगल वो एंगल है जिसका मेजरमेंट ग्रेटर देन 90 डिग्री है और लेस देन 180 डिग्री है, यानी वो एंगल जिसका मेजरमेंट ग्रेटर देन 90 डिग्री है और लेस देन 180 डिग्री है, that will be considered as what, the obtuse angle. Now coming to the next one, that is straight angle. Okay, so a straight angle means the angle whose measure is, yes, whose measure is exactly 180 degree, वो हमारा क्या कहलाएगा, that is exactly 180 degree, exactly। आगे बढ़ते हैं। Okay, now coming to the next one, reflex angle. Reflex angle एक रिफ्लेक्स एक्शन भी है 10th क्लास में, जो नर्वस कोऑर्डिनेशन है, ये रिफ्लेक्स एंगल है। तो रिफ्लेक्स एंगल मतलब 180 डिग्री से बड़ा, 360 डिग्री से छोटा, ठीक है, यानी वो एंगल जिसका मेजरमेंट 180 डिग्री से बड़ा है लेकिन 360 डिग्री से क्या है, छोटा है। इसलिए कोई ना कोई किसी से बड़ा होगा, इससे छोटा होगा। तो इसमें अफसोस करने की जरूरत ही नहीं। लोग कहते हैं भाई मैं छोटा हूँ घर का, या मैं बड़ा हूँ और ये मैं हाइट छोटी है, या उसकी कोई ना कोई तो होगा, सब एक जैसे कैसे हो जाएंगे, तो बस एक ही जगह होंगे, बट सेम हाइट, सेम एज, एवरीवन। यस यस, इसलिए कहा ना कि जो हम सोचते हैं एवरीथिंग विल बी पॉसिबल ओवर देयर, यहाँ पे हर चीज पॉसिबल नहीं है। यहाँ पे तो टेस्ट है, ऊपर वाले इतना सा बना दिया, टेस्ट है, तो उसी में लाइक हो जाए, इतना उसको बना दिया बड़ा कि निकल ही नहीं पा रहे घर से, ठीक है, तो वो तो टेस्ट है बस। मेन तो सारी जितनी डिजायर्स है वो तो वहां पूरी होंगी,
Simple. There will be different faces which will be changing. Yes. A lot of things. Same nahi. Different. Upgradation. Means what to say? Unexpected. जो सोचा भी नहीं होगा, जो गुमान भी नहीं कर सकते, मतलब वो आप सोच भी नहीं सकते. That will be what heaven. पढ़ाई भी नहीं होगी. ओके मैं तो सोचा हुआ, मैं जब जाऊँ मैं पूछूंगा सबसे पहले मुझे फॉर्मेशन ऑफ यूनिवर्स देखना है, कैसे हुआ था. फॉर्मेशन ऑफ यूनिवर्स, फॉर्मेशन ऑफ अर्थ, फॉर्मेशन ऑफ लाइफ, कैसे जो फेमस साइंटिस्ट होंगे उनका देखा उन्होंने डिस्कवरीज कैसे की थी, पढ़ा था. अब जो मैंने पढ़ाया था, पढ़ के वो सही पढ़ाया था या गलत पढ़ाया था, क्योंकि जो पढ़ा रहे होते साइंटिस्ट को थोड़ी देखा है, या इनको देखा मैथमेटिशियन को कि मेरे रिश्तेदार थे, पड़ोसी थे. ठीक है, तो मैं तो बुक्स में पढ़ा है, टीचर्स को पढ़ाते हुए सुना है, तो पढ़ा रहा हूँ आपको. मैं तो देखा नहीं. अब वहाँ पे जाके देखो भाई, हाँ यूक्लिड्स कैसे थे, हेल्स कैसे थे, कैसे वर्क किया, वो सब देखो. एवरीथिंग विल बी पॉसिबल. वही बैठ के देखूंगा पूरा एकदम टोटल. जो पढ़ाया वो रियलिटी में क्या था उस वक्त, आइंस्टीन कैसे थे, और ये लोग क्यों नहीं देख सकते. एवरीथिंग विल बी पॉसिबल ओवर देयर. जो करोगे ख्वाहिश वो पूरा होगा. तो ख्वाहिश वो करो जो चीजें हैं. लोग कहेंगे मैं आपको याद रहेगा कि वो आप क्या. बिल्कुल, इसे लिख लिया है ना साथ में. ओके चलो, कमिंग टू नेक्स्ट वन. हाँ भाई, यहां तक हो गया. और क्या ख्वाहिश है भाई, मेरा ख्वाहिश है देखूं तो क्या, मतलब सारी चीजें बुक्स में लिखी हुई, रियलिटी में क्या था. क्यों भाई, है कि नहीं. रॉबर्ट हुक ने डिस्कवर किया, तो डिस्कवरी जब कर रहा था वो कर क्या रहा था, जब मुझे दिखाइए. सिंपल. चलो अब आगे बढ़ते हैं. अब देखो ये जो दो टर्म्स है ना, क्योंकि हम क्या पढ़ रहे हैं, बेसिक टर्म्स जो ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, उसी को रिविजिटिंग किया जा रहा है, मतलब रिवीजन किया जा रहा है, ताकि हम आगे अच्छे से समझ सकें. जो आगे पैरेलल लाइन के बारे में स्टडी करेंगे, एंगल्स के बारे में स्टडी करेंगे, तो एंगल्स का हमें आइडिया होना चाहिए. अब देखो, अब इसमें जो है बच्चे अक्सर कंफ्यूज रहते हैं. कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, इसे लोग कहते हैं ना कॉम्प्लीमेंट दिया है आपको. मैंने आपको कॉम्प्लीमेंट दिया, आप पे कमेंट नहीं मारा, हमने आपको कॉम्प्लीमेंट दिया. कॉम्प्लीमेंट मींस व्हिच इज गोइंग टू फिक्स समथिंग. यानी आपने मेरे बारे में कुछ कहा, मैंने आपने मेरी तारीफ की, मैंने आपकी तारीफ की. ठीक है, तो दिस इज कहते हैं कि जस्ट डू सम कॉम्प्लीमेंट. तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का मतलब क्या हो गया. कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का कोई से भी दो एंगल जिनका सम क्या होगा 90, चाहे वो साथ में हो, अलग हो, या एक इधर हो एक उधर हो, कैसे भी हो. ठीक है, वो दो एंगल्स जिनका सम क्या होगा. तो हर अक्सर बच्चे कहते हैं इनका सम 90 डिग्री, तो कॉम्प्लीमेंट. ये तो याद रखते, रट लेते हैं. ये दोनों एंगल की बात हो रही है, दोनों कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं. अगर एक एंगल 30 है, दूसरा 60 है, 30 + 60, तो ये एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री हैं. समझ में. 30 किसका कॉम्प्लीमेंट्री है, 60 का. 60 किसका कॉम्प्लीमेंट्री है, 30 का. ये याद रखना, 10th में काम आएगा ट्रिग्नोमेट्री में. ठीक है, तो यहां पे क्या है कि कॉम्प्लीमेंट्री 30, 60 + 90. तो 30 और 60 ये दोनों एंगल्स क्या हैं, एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री हैं. ठीक है, तो यहां पे अगर हम लिखेंगे टू एंगल्स whose sum is 90 degree are called complementary angles. उनको हम क्या बोलेंगे, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स. ठीक है, नेक्स्ट वन इज व्हाट, सप्लीमेंट्री एंगल्स. अब सप्लीमेंट्री एंगल हर वो दो एंगल है जिसका सम क्या होगा 180 डिग्री. तो टू एंगल्स whose sum is
180 degree are called supplementary angle. क्या चीज? हाँ तो आगे बढ़ जाइए। क्या चीज? तो दैट इज मोर देन दैट है। एक पॉइंट है उसके अराउंड 360 डिग्री का, वो तो आप डबल, यू आर टेकिंग अ डबल मेजरमेंट ना। अब 1 घंटे में 60 मिनट होंगे, तो आप 1 घंटा हो गया, ठीक है। फिर उसके बाद आप घूमोगे तो 2 घंटा हो जाएगा, रहेगा तो घंटा ही, ठीक है। यू आर टेकिंग राउंड्स ना। बात समझ में आ रही? तो अब मान लीजिए 360 डिग्री है, दैट इज 1 होल टर्न। नहीं तो आप उसी में ना कि भाई ठीक है, यहां पे ये हमने ले लिया 360 डिग्री एंड थोड़ा से और ज्यादा। बात समझ में आ रही? सिंपल, ठीक है। अच्छा, दूसरा सम आपने सुना होगा कि दैट इज मोर देन 360, सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स, वो सम है, दैट इज सम, एडिशन, ए बी प्लस एंगल ए प्लस बी प्लस सी, ये सम है। सम करके तो कितना भी हो जाएगा, लेकिन एक पॉइंट के अराउंड तो 360 डिग्री रहेगा। सिंपल, ठीक है। तो सप्लीमेंट्री एंगल्स किसको बोलेंगे? दैट इज टू एंगल्स हुज सम इज 180 डिग्री, दैट विल बी कंसिडर्ड एज व्हाट? दी सप्लीमेंट्री एंगल्स, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट वन, एडजेसेंट एंगल्स। अब देखो एडजेसेंट किसको कहते हैं? he lives adjacent to me, he lives beside me. एडजेसेंट वॉल, जैसे आप बैठी हुई हैं, आपकी एडजेसेंट वॉल कौन सी हो? या जो ये वॉल, इसकी एडजेसेंट वॉल कौन सी हो? यस सर, पीछे एक वॉल है, तो इसकी एडजेसेंट कौन सी होगी? कौन सी? ये वाली। तुम्हारे जो पीछे इसकी एडजेसेंट ये होगी। एडजेसेंट मतलब बराबर में। भाई ये वाली वॉल है, इसकी एडजेसेंट ये होगी या इसकी एडजेसेंट वो होगी? भाई मिली हुई बराबर में, ये तो इसके सामने वाली वॉल होगी। हाँ, ये वाली इसकी होगी एडजेसेंट, या इसकी एडजेसेंट ये होगी। सिंपल, आपके एडजेसेंट ये चेयर है, आपके एडजेसेंट ये बैठी हुई है। बात समझ में आ रही? तो एडजेसेंट यहां पे क्या होगा कि एडजेसेंट एंगल्स किन को बोलेंगे? ठीक है, एक एंगल मैंने ये बनाया, एक एंगल ये बनाया, अब इसके बीच से यूं ऐसे जाएगा। हाँ, तो यहां पे एक एंगल मैंने ऐसे बनाया, मान लो 30 डिग्री, और एक एंगल मैंने ये बनाया, मान लो 60 डिग्री। अब आप कहोगे कि ये एंगल के बराबरी में तो ये दूसरा एंगल है, पड़ोसी तो है, क्या ये एडजेसेंट एंगल है? नो, इनको एडजेसेंट एंगल नहीं कहेंगे। वो एंगल्स एडजेसेंट एंगल्स होंगे जिनके बीच में एक कॉमन आर्म होगा, कॉमन आर्म होगा, वो एंगल्स क्या कहलाएंगे? दैट इज एडजेसेंट। जैसे मैंने यहां पे एक एंगल बनाया, ठीक है, एंगल ए बी एंड सी, इसका ये वर्टेक्स हो गया, ठीक है। अब उसके बाद मैंने यहां पे एक रे बना दी, ये हो गया बी एक्स, ठीक है। तो अब ऐसे देखा जाए तो यहां पे दो सेपरेट एंगल्स बन गए, लेकिन अगर एंगल ए बी एक्स को लोगे तो यहां पे ए बी आर्म है और बी एक्स आर्म है, और एंगल एक्स बी सी को लोगे तो यहां पे बी एक्स आर्म है और बी सी आर्म, यानी इन दो एंगल्स का जो है आर्म जो कॉमन है वो क्या है? बी एक्स। तो ऐसे दो एंगल्स जिनका एक कॉमन आर्म है और जिनके दो नॉन कॉमन आर्म है, नॉन कॉमन कौन से हो जाएंगे? बी ए और ए बी और बी सी। तो द एंगल्स हु हैव one common arm
एंड टू नॉन कॉमन आर्म्स। तो ऐसे दो एंगल्स एडजेसेंट कहलाए। ठीक है, यहां पे ये दोनों एंगल्स क्या होंगे? एडजेसेंट। एडजेसेंट का मतलब ये नहीं कि इधर बना दिए बराबर में तो एडजेसेंट है, नहीं। बात समझ में आ रही? सो द एंगल्स who have one common arm and two non-common arms are called adjacent angle. उनको हम क्या बोलेंगे? adjacent angles बोलेंगे। ठीक है, तो इसका मतलब एंगल ABX और एंगल XBC एक दूसरे के क्या हो जाएंगे? एडजेसेंट हैं। इसीलिए अगर एडजेसेंट एंगल है तो ABX को और जब XBC को ऐड करोगे तो वो जो बड़ा वाला एंगल है ABC उसके क्या हो जाएगा? इक्वल हो जाएगा। यानी दिस एंगल प्लस दिस एंगल विल बी इक्वल टू दिस एंगल। ठीक है, तो दैट विल बी कंसिडर्ड एज व्हाट दी एडजेसेंट एंगल्स। तो ये हमारे एडजेसेंट एंगल्स होंगे। इसमें कोई डाउट हो? नहीं तो फिर डन लिखिए, फिर आगे बढ़ते हैं, क्योंकि कुछ चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, समझना बहुत इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो एडजेसेंट एंगल क्या हो जाएगा? एडजेसेंट एंगल जिनका एक कॉमन आर्म है और दो नॉन कॉमन आर्म, तो ये क्या कहलाएंगे? एडजेसेंट एंगल्स। तो जाहिर सी बात है, जब एडजेसेंट एंगल मिले हुए हैं तो जो ये छोटे छोटे एंगल है इनको ऐड करोगे तो ये बड़े एंगल के बराबर ही होगा। भाई यहां पे ये वाला एंगल है और ये, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल जब ऐड करोगे तो बड़े एंगल के बराबर ही तो होगा। सिंपल। ठीक है, नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट वन, लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। ठीक है, अब देखो यहां पे क्या बोल रहे हैं? लीनियर। लीनियर कहते हैं एक लाइन में। ठीक है, पेयर मींस पेयर मतलब दो होंगे। तो लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स क्या हो गया? देखो ये कुछ अलग नहीं है, उसका मेजर 180 होगा। यहां पे यही समझना है, यहां पे एंगल्स की बात हो रही है। देखो बन जाओ भाई। ठीक है, ये हो गया। अब जरा इसको गौर से देखो, A B C और X कुछ वैसे ही है। अब ये बताओ, ये जो दो एंगल्स बन रहे हैं, क्या ये दोनों एंगल्स एडजेसेंट हैं कि नहीं है? एडजेसेंट है, बिल्कुल है भाई। ये दो एंगल्स का एक कॉमन आर्म है और दो नॉन कॉमन आर्म है, तो एडजेसेंट एंगल्स तो है ही। तो लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स क्या है फिर? तो जब एडजेसेंट एंगल्स हो और उनका मेजर 180 डिग्री हो, ठीक है, तो वो एडजेसेंट एंगल्स क्या कहलाएंगे? लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स कहलाएंगे। सिंपल। तो अक्सर बच्चे कंफ्यूज होते हैं, लीनियर पेयर ऑफ एंगल से क्या एडजेसेंट है? बिल्कुल है, क्योंकि एडजेसेंट एंगल बोलने के लिए सिर्फ कंडीशन क्या है? कोई भी दो एंगल जिसका एक कॉमन आर्म और दो नॉन कॉमन, बस ये कंडीशन काफी है। तो वो दो एंगल्स क्या कहलाएंगे? एडजेसेंट। ये भी दोनों एडजेसेंट एंगल है, लेकिन अब इनका मेजर मतलब सम क्या है? 180 डिग्री है। ठीक है, इसलिए क्या कहलाएंगे? दैट इज या। So here when adjacent angles have the measure of 180 degree, then they are called linear pair of angles. Linear pair of angles. Then they are called linear pair of angles. तो linear pair of angles भी adjacent angles हैं, लेकिन ऐसे adjacent angles हैं जिनका sum
180 डिग्री है, तो वो एडजेसेंट एंगल्स क्या कहलाएंगे? लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स कहलाएंगे। ठीक है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट बेसिक टर्म्स दैट वी हैव टू स्टडी। यहां तक कोई डाउट? अभी यही चलेगा, बेसिक टर्म्स ही चलते रहेंगे, चलता रहेगा 1 साल 2 साल, जब तक ये बुक है 10 साल। ठीक है, चलो। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट वन, दैट इज वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। ठीक है, अब देखो, when two lines intersect each other, यानी दो लाइन्स है यहां पे, और ये लाइन आपस में क्या कर रही है? इंटरसेक्ट कर रही है। मान लो लाइन ए बी है और लाइन सी डी है, इट शुड बी अ स्ट्रेट लाइन एंड इट इज इंटरसेक्टिंग व्हाट? एट ओ। ठीक है, तो हम यहां पे लिखेंगे द एंगल्स which are or which lie opposite to each other when two lines intersect at a point। यानी वो दो एंगल्स जो एक दूसरे के क्या होते हैं? अपोजिट, जब दो लाइंस आपस में क्या करती हैं? इंटरसेक्ट। जैसे अगर यहां पे देखा जाए एंगल ए ओ डी इज इक्वल टू एंगल सी ओ बी, ये दोनों वर्टिकली अपोजिट एंगल, लेकिन कंडीशन क्या है? स्ट्रेट लाइन, टेढ़ी मेढ़ी नहीं कि पता चला एक लाइन ऐसे आ रही है और एक लाइन यहां से आई यूं गई, तो अब ये नहीं कहेंगे कि ये वाला एंगल इसके बराबर है, नहीं, ये वर्टिकली अपोजिट नहीं है। तो यहां पे कंडीशन क्या है कि स्ट्रेट लाइन होनी चाहिए, और उसके बाद जो एंगल्स अपोजिट लाई करेंगे एक दूसरे के, वो क्या कहलाएंगे? दैट विल बी कंसिडर्ड एज वर्टिकली अपोजिट एंगल। जैसे यहां पे एंगल ए ओ डी विल बी इक्वल, आपस में वो इक्वल होंगे, विल बी इक्वल टू बी ओ सी सी ओ बी। इसी तरीके से यहां पे ये दोनों जो एंगल्स है, दैट इज एंगल ए ओ सी इज वर्टिकली अपोजिट टू एंगल बी ओ डी। ठीक है, तो ये क्या कहलाएंगे? दैट विल बी कंसिडर्ड एज व्हाट? वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। ठीक है, फिर यहां तक कर लीजिए, डन लिखिए, फिर आगे बढ़ते हैं। Is it done? ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट, दैट इज इंटरसेक्टिंग लाइंस। ओके, एंड नॉन इंटरसेक्टिंग लाइंस। ओके, इंटरसेक्टिंग लाइंस एंड नॉन इंटरसेक्टिंग लाइंस।
तो इंटरसेक्टिंग लाइंस वो होंगी जो आपस में क्या करेंगी, दे विल क्रॉस ईच अदर, ठीक है। इंटरसेक्टिंग लाइंस वो होंगी विच विल क्रॉस ईच अदर और दे विल मीट एट अ पॉइंट, एक ही पॉइंट पे मीट करेंगे, ठीक है। तो वो लाइंस जो एक पॉइंट पे मीट करे, ठीक है, ऐसे लाइंस को हम क्या बोलेंगे, इंटरसेक्टिंग लाइंस। और जो कभी भी ना मीट करे, अगर जरा सा भी देखो ये भी अगर टेढ़ा है, अब आप कहोगे ये तो इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है, ठीक है, लेकिन जब आप इसको जब एक्सटेंड करोगे तो कहीं ना कहीं तो जाके वो करेगा, यस और नो, ठीक है। तो अगर हम बात करें नॉन इंटरसेक्टिंग लाइंस की, तो ऑब्वियसली यस, द डिस्टेंस बिटवीन द टू लाइंस शुड बी इक्वल एट एवरी पॉइंट। आप समझ में आ रहे? तो ये क्या कहलाएंगे, नॉन इंटरसेक्टिंग लाइंस कहलाएंगे, मतलब कि पैरेलल लाइंस के। द डिस्टेंस विल बी व्हाट, इक्वल एट ईच एंड एवरी पॉइंट ऑफ द लाइंस, उसको हम क्या बोलेंगे, दैट इज पैरेलल लाइंस। तो इंटरसेक्टिंग लाइंस में जो इंटरसेक्ट करे यानी मीट करे, कहां पे, कितने पॉइंट्स पे, एक पॉइंट पे। ये ऑलरेडी हम लोग प्रूफ कर चुके हैं, याद है कहां प्रूफ किया था, यूक्लिड्स ज्योमेट्री में प्रूफ किया था। यूक्लिड ज्योमेट्री कि दो लाइंस एक पॉइंट पे मीट करती हैं, ठीक है। तो यहां पे ये हमने प्रूफ किया। नाउ अब आगे बढ़ते हैं, वी विल स्टार्ट विथ एक्सियोम्स व्हिच इज गिवन इन वहां पे एंगल्स की बात हो रही है, यहां पे लाइंस की बात हो रही है, ठीक है, वो एंगल्स हैं और यहां पे लाइंस हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। नाउ विल टॉक अबाउट एक्सियोम 6.1, पेयर्स ऑफ एंगल्स, ठीक है। लीनियर पेयर्स ऑफ एंगल्स ऑलरेडी हमने देखा, ठीक है। लीनियर पेयर्स ऑफ एंगल्स क्या होते हैं, वो एडजेसेंट एंगल्स होते हैं जिनका सम क्या होता है, जिनका सम क्या होता है, जोर से बोलो, ठीक है। तो यहां पे क्या होगा, दैट इज एक्सियोम 6.1। क्या कह रहा है, इफ अ रे स्टैंड्स ऑन अ लाइन, मींस ये कह रहा है, बहुत बड़ी बात कह दी, कह रहा है कि अगर एक लाइन है, ठीक है, क्या है, क्या है, लाइन है, और उसके ऊपर एक रे स्टैंड कर रही, उसने स्टैंड ले लिया, ठीक है। तो कह रहा है देन द सम ऑफ टू एडजेसेंट एंगल्स सो फॉर्म्ड इज 180 डिग्री, यानी ये जो दो एडजेसेंट एंगल्स बनेंगे प्यारे प्यारे नन्हे मुन्ने से, इन दोनों का सम क्या होगा, 180 डिग्री, ये हम जानते हैं। तो ये एक्सियोम है जो हम यूज करेंगे कि जब दो एडजेसेंट एंगल्स जिनका सम, मतलब अगर कोई एक स्ट्रेट लाइन है और उस पर एक रे स्टैंड कर रही है, तो जो दो एडजेसेंट एंगल्स बनेंगे इनका सम क्या होगा, 180 डिग्री। और इसी को हमने क्या पढ़ा, इनको हम क्या बोलते हैं, लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स, ये तो पढ़ा अभी, ठीक है। क्या कहते हैं, लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। दिस इज एक्सियोम 6.1। नाउ कमिंग टू एक्सियोम 6.2, ये एक्सियोम्स, ऑब्वियसली एक्सियोम डजंट नीड व्हाट, प्रूफ, उसको प्रूफ करने की जरूरत नहीं है, देयर इज नो नीड। हाँ, एक्सियोम को यूज करके हम प्रूफ करते हैं कुछ स्टेटमेंट्स जिनको हम क्या बोलते हैं, थ्योरम्स, जिनको क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, हाँ एकदम सुस्त पड़े हुए हैं सब, लाइन एंगल चल रहा है, ऐसा लग रहा है कि इनका लाइन एंगल चल रहा है, ठीक है। तो नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट वन, ये कह रहा है एक्सियोम 6.2, ये कह रहा है इफ द सम ऑफ टू एडजेसेंट एंगल इज 180 डिग्री, अपोजिट वाइस वर्सा, वहां पे क्या बोल रहा है, अगर एक स्ट्रेट लाइन उस पर एक रे है तो ये दोनों एडजेसेंट एंगल्स का सम 180 डिग्री होगा। अभी आगे बताऊंगा इसका क्या यूज है, आगे आगे जाहिर सी बात है इन सबको यूज करना है ना प्रूफ में, ठीक है। तो मैंने आप लोगों को हमेशा कहा, जब भी कोई चीज प्रूफ करनी तो आप देखो, जैसे मान लो 180 डिग्री प्रूफ करना है तो जाहिर सी बात कंडीशन चाहिए, क्या कंडीशन चाहिए, स्ट्रेट लाइन रे, मतलब एडजेसेंट एंगल्स चाहिए, ठीक है। तो पहला एक्सियोम क्या बोल रहा है, कह रहा है कि अगर स्ट्रेट लाइन है, रे है, तो ये जो दो एडजेसेंट एंगल्स बन रहे हैं इनका सम 180 डिग्री होगा,
ठीक है, कहां से आए, स्ट्रेट लाइन रे से कहां पे पहुंच रहे हैं 180 डिग्री। मतलब इस एक्सियोम को तब यूज करना है 6.1 वाले को जब आपको ये कुछ बोला जाए कि प्रूफ करो कि ये क्या है 180 डिग्री। बात समझ में आ रही है, स्ट्रेट लाइन। दूसरे क्या बोल रहे हैं, इफ द सम ऑफ टू एडजेसेंट एंगल, यानी दो एडजेसेंट एंगल हैं कुछ इस तरह से जिनका सम 180 डिग्री दिया हुआ है, ठीक है, तो कह रहा है देन नॉन कॉमन आर्म्स, ये दोनों ये वाले एंगल्स फॉर्म अ, यानी अगर दो एडजेसेंट एंगल्स का सम क्या है 180 डिग्री है, तो ये जो नॉन कॉमन आर्म्स हैं ये क्या बना रहे हैं, एक स्ट्रेट लाइन बना। मतलब इस एक्सियोम को तब हम यूज करेंगे जब हमें किसी भी क्वेश्चन में क्या प्रूफ करना हो, स्ट्रेट लाइन। तो हम सीधा उसका सम 180 डिग्री प्रूफ करेंगे, ऑटोमेटिकली इस एक्सियोम से ये क्या बन जाएगी, स्ट्रेट लाइन। सिंपल। बात समझ में आ रही है, कोई डाउट तो नहीं किसी को, कैसा भी नन्ना मुन्ना सा प्यारा सा कुछ भी। यस मदीहा, जुनैद, ये ना जबरदस्त स्ट्रेट लाइन एंगल भाई, आग उगल रहा है देखो, रेड रेड येलो येलो एकदम, नो डाउट। अब हम आगे बढ़ते हैं, अब आता है थ्योरम। थ्योरम वो स्टेटमेंट है जो प्रूफ किया जाएगा, जिसको समझ में आ रही है, इसको क्या किया जाएगा, प्रूफ किया जाएगा। आगे बढ़ा जाए, यस सर, हम आफिया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। कमिंग टू थ्योरम 6.1, there is axiom 6.1, now there is a theorem and we will prove it. वही जो अभी इतने प्यार से पढ़ा हमने वर्टिकली अपोजिट एंगल के बारे में, यही कह रहा है, अच्छा बहुत जो है वो उठा रहे हो मजा, अब जरा प्रूफ तो करके दिखाओ। क्या बोल रहा है थ्योरम 6.1, वो ये बोल रहा है इफ टू लाइंस इंटरसेक्ट ईच अदर, मतलब इंटरसेक्टिंग लाइन है, तो मैंने कहा चलो ठीक है, सबसे पहले क्या बना लो, इंटरसेक्टिंग लाइन। बना लिया, बना लिया, अरे बना लो, ठीक है, दैट इज ए बी सी डी इंटरसेक्टिंग एट ओ, ठीक है। तो क्या बोल रहा है, देन द वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। वहां पे मैंने आप लोगों को बता दिया था वर्टिकली अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं, लेकिन वहां पे सिर्फ इतना था वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या है, जो एक दूसरे के अपोजिट लाई करते हैं। अब यहां पे प्रूफ करो कि वो इक्वल होता है। बात समझ में आ रही है, यानी क्या हमें प्रूफ करना है, एंगल ए ओ सी किसके इक्वल है, बी ओ डी के, और एंगल ए ओ डी किसके इक्वल है, सी ओ बी। ये हमें प्रूफ करना है, ये हमें टारगेट दिया गया, चैलेंज दिया गया, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे गिवन क्या, ठीक है, ए बी एंड सी डी इंटरसेक्टिंग एट ओ, ये गिवन। अच्छा आसानी के लिए हम इसको मान लेते हैं एंगल 1, इसको मान लेते हैं एंगल 2, इसको मान लेते हैं एंगल 3, और इसको मान लेते हैं एंगल 4। व्हाट वी हैव टू प्रूव, देखो ये प्रूव करने का तरीका होता है, सबसे पहले गिवन इंफॉर्मेशन, क्वेश्चन में क्या क्या दिया हुआ है। अब ये नहीं उतार के पूरा क्वेश्चन लिख दो, उसमें से मेन पॉइंट्स निकालने जो गिवन। क्यों, क्योंकि जो प्रूफ होता है, मैं बार बार यही कहता हूं, जो प्रूफ करते हैं वो स्टार्टिंग गिवन इंफॉर्मेशन से ही होती है। क्योंकि जो दिया गया वही तो, भाई आपको दिया जाएगा आटा, तो आप क्या बनाओगे, आटे की रोटी बनाओगे। आपको मैदा दिया जाएगा, मैदे की रोटी बनाओगे। तो जो दिया गया है उसी को यूज करना। फिर सेकेंड स्टेप, क्या प्रूफ करना है। तो क्या हमें प्रूफ करना है, हमें यह प्रूफ करना है कि एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3 एंड एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 4। यह हमें प्रूफ करना है। Haza, we have to prove. Now we'll go for labbaik. And what we will say? Yes. अब देखो, अब प्रूव है जहां पे आप अपने एक्सियोम्स थ्योरम्स को डायरेक्टली लगा सकते हो, मतलब डायग्राम में ही जो दिया है लगा सकते हो, वहां पे कोई कंस्ट्रक्शन की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन जहां पे आप लगा नहीं सकते डायरेक्टली, मतलब कंडीशंस नहीं मिल रही हैं, लेकिन आपको थ्योरम लगाना है, आपको एक्सियोम लगाना है, तो उस कंडीशन को वहां पे बनाते हैं। लेकिन बनाने से ये नहीं फर्क पड़ना चाहिए, मेकअप हुआ पता चला शक्ल ही बदल गई तो कोई पहचानेगा नहीं, अरे साथ सर वो यही तो करेंगे, ठीक है।
तो ऐसा मेकअप नहीं चाहिए, मतलब कंस्ट्रक्शन में ये नहीं करना है कि पूरा क्वेश्चन डायग्राम ही चेंज हो जाए। कंस्ट्रक्शन वो करना है जिससे हमारी कंडीशंस मिल जाए, थ्योरी ये सब पे अप्लाई हो, आगे तक 10 तक अप्लाई होगा, आगे तक अप्लाई होगा। मैथ्स ले तो जहां पे प्रूव करते हैं, तो वहां पे कंस्ट्रक्शन क्यों करना है? अक्सर बच्चे कंस्ट्रक्शन कंस्ट्रक्शन, कहीं पे कंस्ट्रक्शन है कहीं पे नहीं है, क्यों है भाई ऐसा? तो वो इसीलिए है कि कंस्ट्रक्शन इसलिए कर रहे हैं क्योंकि थ्योरम या जो हमें अप्लाई करना है वो वहां पे कंडीशन पूरी की पूरी नहीं मिल रही। जैसे मान लो कि स्ट्रेट लाइन है, एक रे है, तब दो एडजेसेंट एंगल्स का सम 180 डिग्री होगा, ये एक्सियोम है। अब वहां पे स्ट्रेट लाइन ही नहीं है, रे है, सिर्फ ये रे है, मान लो ऐसे, बस ये रे है। तो अब आपको थ्योरम मतलब वो अप्लाई करना है, एक्सियोम आगे प्रूफ करने की जो भी है क्वेश्चन, तो जाहिर सी बात है वहां पे कंस्ट्रक्शन क्या करोगे, लाइन बनाओगे ना, तभी तो अप्लाई कर पाओगे। तो इसीलिए कंस्ट्रक्शन तब किया जाता है जब हम थ्योरम एक्सियोम्स को डायरेक्टली अप्लाई नहीं कर पाते हैं, लेकिन कंस्ट्रक्शन करने के बाद उसमें उसकी प्रॉपर्टी पे कोई चेंज नहीं आना चाहिए। और समझ में, ये नहीं होना चाहिए ये दो लाइन जो है वो 12 बन जाए, मतलब इसकी कंडीशन चेंज हो जाए, मतलब ये पूरा जो है कोऑर्डिनेटरली बना दो। हमने कंस्ट्रक्शन कर दिया, अब के कोऑर्डिनेटर बना के करोगे क्या? ये भी तो सवाल है। ठीक है, तो कहने का मतलब है हम कंस्ट्रक्शन, तो यहां पे जो हमें अप्लाई करना है उसके लिए कोई कंस्ट्रक्शन की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहां पे हम एक्सियोम अप्लाई करेंगे और वो ऑलरेडी मिल रहा है। देखो स्ट्रेट लाइन भी मिल रही है, रे भी मिल रहा है, सब मिल रहा है ना, क्यों? और हम है ना, कंडीशन है। ठीक है, तो अब आते हैं, डाउट है, कुछ शक है? शक कर रहे हो? ठीक है, अब देखो, नाउ प्रूफ अप कर रहे हैं। अब सिंस AOB इज अ स्ट्रेट लाइन, अब आप कहोगे आपको कैसे पता सर? अभी बोला है ना टू लाइंस, क्वेश्चन में ही बोला है ना, देखो तो AOB स्ट्रेट लाइन है कि नहीं है? स्ट्रेट लाइन है तो इसका एंगल कितना होगा? ये तो होगा, यस और नो? अरे यस और नो? यस। सो AOB is what? Is a straight line. So therefore angle AOB will be equal to 180 degree. Okay, angle AOB, that is AOB, will be equal to what? 180 degree. तो हमने कहा भैया एंगल AOB है तो ये एंगल दो एडजेसेंट एंगल से मिलके बना है। कौन कौन सा? एंगल 1 प्लस एंगल 2। इसको ऐसे लिख सकते हैं, इसको ऐसे लिख सकते हैं। अरे हाँ या ना, कुछ तो बोलो। हाँ, एनर्जी चाहिए। ठीक है, ये हो गया एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू व्हाट? 180 डिग्री। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। अब हमने दूसरी लाइन चूज कर ली। ठीक है, हमने दूसरी लाइन चूज कर ली। हमने कहा सिंस COD इज अ स्ट्रेट लाइन, इसलिए कहा था ना कि जो क्वेश्चन में गिवन होता है वहीं से शुरू करते हैं। तो therefore एंगल COD विल बी व्हाट? 180 डिग्री। अच्छा एक चीज भूल गए, यहां पे लिखेंगे सिंस स्ट्रेट एंगल, तो लिख लो। यहां पे भी क्या लिखेंगे? सिंस स्ट्रेट एंगल। वो प्रॉपर्टी, वो एंगल लिखना बहुत जरूरी होता है। इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड नेसेसरी। तो इसका मतलब यहां पे इसको भी लिख सकते हैं, एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू 180 डिग्री। हो सकता है, क्योंकि वो भी क्या है भाई? एडिशन एंगल्स है ना। ठीक है, यहां तक हो गया? यस मदिया, जुनैद, जल्दी से कर लीजिए, या कहीं डाउट है तो उसको भी पूछिए। हो गया? अब देखो, इक्वेशन 1 भी 180 के इक्वल है, इक्वेशन 2 भी 180 के इक्वल है, दोनों को इक्वेट कर देते हैं। तो इक्वेटिंग, यस इक्वेट कर रहे हैं, ऐड नहीं कर रहे। इक्वेटिंग 1 एंड 2 वी गेट क्या हो जाएगा? तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल हो जाएगा, एंगल 1 प्लस एंगल 2
विल बी इक्वल टू एंगल 2 प्लस एंगल 3। अब देखो LHS RHS में एंगल 2 है, दोनों कैंसिल, क्या बचा, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3। प्रूफ कर दिया, ठीक है। और आगे क्या लिखेंगे, सिमिलरली एंगल 2 विल बी इक्वल टू एंगल 4। तो नहीं, कुछ नहीं जरूरत है अब, नहीं इसीलिए तो एंगल 1 एंगल 2 3 4 पहले ही ले लिया, जो आप मेंशन करेंगी टू प्रूव में, लेकिन वो डायग्राम में भी मेंशन, जैसे हमने ये नहीं लिखा एंगल AOB एंड AOC लाइक दैट, क्यों, क्योंकि टाइम लगता, तो हमने उसको शॉर्ट में ले लिया, एंगल 1 2 3 4 बोल दिया, ताकि हमारा टाइम भी सेव हो, हमें फुल मार्क्स भी मिल जाए, ठीक है। कोई डाउट इसमें? तो यहाँ पे क्या प्रूफ किया हमने कि जब लाइंस इंटरसेक्ट करती हैं तो जो वर्टिकली अपोजिट एंगल्स बनते हैं वो क्या होते हैं, दैट दोज आर इक्वल टू वन अनदर, ठीक है। तो आज इतना ही, अब कल हम एग्जाम्पल 1 से स्टार्ट करेंगे। कहां से स्टार्ट करेंगे, एग्जाम्पल 1 से स्टार्ट करेंगे, एग्जाम्पल्स को देखेंगे और फिर हम पहुंचेंगे एक्सरसाइज पे, ठीक है। यस जुनैद, हो गया, ठीक है। तो कल मिलते हैं इंशाल्लाह सेम टाइम विद एग्जाम्पल 1। चलो फिर, ओके देन, गुड बाय, टेक केयर, अस्सलाम वालेकुम।